हेलो फ्रेंड्स। माय नेम इज विशाल वर्धन और हम लोग कर रहे हैं सर्वलेट्स सर्वलेट्स ट्यूटोरियल। ठीक है, तो इसको काफी डीप में समझेंगे, काफी फील करने की कोशिश करेंगे कि सर्वलेट्स होता क्या है। ठीक है, मार्केट में सर्वलेट क्यों है और हम लोग सर्वलेट पर क्यों रहे हैं। ठीक है, तो एक वेबसाइट है, यहाँ डेफिनेशन काफी अच्छा रहता है। इसका नाम है जावा टी पॉइंट। सारे डेफिनेशंस मैं यहाँ से उठाऊंगा, जो भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट होगा तो आप उसका नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो जावा सर्वलेट्स, और यहाँ पे एगो आइकन बना हुआ है जावा का। तो कहीं ना कहीं सीधा सीधी इंडिकेट करने की कोशिश किया जा रहा है कि जो सर्वलेट है वो जावा का है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्या लिखा है देखते हैं। देखिए, सर्वलेट टेक्नोलॉजी इज यूज टू क्रिएट अ वेब एप्लीकेशन, resides at server side and generate a dynamic web page। देखिए, ये डेफिनेशन में काफी कुछ कहने की कोशिश किया जा रहा है। सबसे पहले सर्वलेट टेक्नोलॉजी क्या चीज क्रिएट करता है, एक वेब एप्लीकेशन क्या क्रिएट करता है। तो हम लोग कोई भी लैंग्वेज अभी आज के टाइम पर क्यों पढ़ रहे हैं, एक वेब एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए। ठीक है, अभी जैसे वेब एप्लीकेशन लिखा है। ठीक है, मतलब कि वेबसाइट से रिलेटेड सारे एप्लीकेशंस। तो अभी आप देख सकते हो कि जो मैं पेज खोल के बैठा हुआ हूँ वो भी कहीं ना कहीं एक वेब एप्लीकेशन है। जावा टी पॉइंट एक वेबसाइट है, एक सॉफ्टवेयर है, जो कि कुछ नहीं, एक वेब एप्लीकेशन है। ठीक है, अभी यहाँ लिखा है रिसाइड्स एट सर्वर साइड। तो ये क्या हो गया। देखिए, अभी तक हम लोग जो कोर जावा पढ़ रहे थे वहां पे कोई सर्वर साइड और क्लाइंट साइड नहीं था। बट जैसे ही हमने सर्वलेट शुरू किया, एक नया टर्मिनोलॉजी सुनने को मिल रहा है, सर्वर साइड। तो देखिए होता क्या है कि जो वेब डिजाइनिंग होता है, ठीक है, कलरिंग होता है, स्टाइलिंग होता है, स्ट्रक्चर होता है, जो एक यूजर देखता है आगे से, फ्रंट एंड से, जैसे मुझे नजर आ रहा है। देखिए, ये होम है, पाइथन है। ठीक है, यहाँ पे आपको सर्वलेट मतलब थोड़ा कलरिंग दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक आइकन दिख रहा है, फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर बेटर फ्यूचर। ये सारा डिजाइनिंग जो भी होता है ना, ये फ्रंट एंड का काम होता है। यहाँ पे जो लैंग्वेजेस का इस्तेमाल होता है वो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, आज के टाइम पर रिएक्ट, एंगुलर। ठीक है, ये सारे फ्रेमवर्क यूज होते हैं। नोड जेएस जो जावास्क्रिप्ट से आ रहा है। तो ये सारे चीज फ्रंट एंड में यूज होते हैं, डिजाइनिंग में यूज होते हैं। बट एक चीज और होता है जो बैक एंड में होता है, जो हमें नजर नहीं आता है, वो होता है सर्वर साइड। ठीक है, सर्वर साइड का क्या जरूरत, क्यों जरूरत पड़ रहा है। देखिए, यहाँ खुद लिखा है जनरेट्स डायनेमिक वेब पेज। ठीक है, जनरेट्स डायनेमिक वेब पेज। तो पहले डायनेमिक वेब पेज नहीं हुआ करता था। नहीं नहीं, देखिए दोस्तों, डायनेमिक वेब पेज से ये रिलेटेड है ना। तो देखिए क्या है, आप जब फेसबुक पर लॉगिन करते होगे तो आपका पेज खुलता होगा। ठीक है, जिसमें कहीं ना कहीं आपका नाम, जैसे आपका नाम राहुल होगा तो राहुल दिख रहा है, आपके फोटो देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, आपके टेक्स्ट देखने को मिल रहे हैं, आपके फ्रेंड देखने को मिल रहे हैं, आपके म्यूचुअल फ्रेंड देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर आप लॉग आउट करके अपने भाई का लॉगिन करोगे तो वही फेसबुक पेज खोलने को मिलेगा, बट वहां पे चेंज देखने को मिलेगा। मान लीजिए आपके भाई का नाम नीतीश है, तो नीतीश, ठीक है, नीतीश कुमार। फिर आपका नाम आपके भाई का फोटो देखने को मिलेगा, आपके भाई का टेक्स्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, आपके भाई के फ्रेंड्स देखने को मिलेंगे। तो वो क्या हुआ, वहां पे एक डायनेमिक चेंज हुआ। ठीक है, वेब पेज वही था, वही फेसबुक था, वही होम पेज था लॉगिन करने के बाद। बट वहां पे चेंज हो गया क्योंकि यूजर चेंज हो गया। ठीक है, तो ये चीज कैसे हो पा रहा है, क्योंकि जो हमारा सर्वर साइड है वहां पे ऐसा लॉजिक इम्प्लीमेंटेड है कि अगर जिस नाम का व्यक्ति होगा उस नाम का डेटा लिटरल्स आपको होम पेज पे देखने को मिलेगा। साथ ही साथ वहां पे जो राहुल नाम का है, कहीं ना कहीं डेटाबेस में डेटा स्टोर है, क्योंकि सर्वर साइड पे भी डेटा स्टोर नहीं होता है। वहां पे बस लॉजिक्स और प्रोग्रामिंग्स होता है। वहां पे स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। स्टोरेज जो होता है वो आपका डेटाबेस पर होता है। तो कहीं ना कहीं सर्वर साइड पे ही, कहीं ना कहीं सर्वर में जो लॉजिक्स इम्प्लीमेंटेड है उसके थ्रू डेटाबेस से कहीं ना कहीं बात होता है, कम्युनिकेट होता है, और डेटाबेस से डेटा लेकर कहीं ना कहीं हमें फ्रंट एंड पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज हम लोग पढ़ेंगे।
तो यहाँ पे ये डेफिनेशंस आप समझ सकते हो, लिख सकते हो, नोट्स का बना सकते हो कि सर्वलेट टेक्नोलॉजी यूज टू क्रिएट अ वेब एप्लीकेशन रिसाइड्स एट सर्वर साइड एंड जनरेट्स अ डायनेमिक वेब पेज। तो हम लोग जो भी बात करेंगे सर्वलेट से रिलेटेड, वो आपका बैकएंड का बात होगा, क्योंकि जावा जो यूज होता है वो बैकएंड होता है, ठीक है। बैकएंड पर उसके लॉजिक्स इंप्लीमेंट होते हैं, वो डिजाइनिंग के लिए काम नहीं आता है, वो लॉजिक्स के लिए आता है। तो उसको प्रॉपरली आप ये कह सकते हो एक बिजनेस लॉजिक्स, ठीक है, एक बिजनेस लॉजिक्स में काम आता है, ठीक है। लेकिन चूंकि हम लोग सर्वलेट पढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं हम लोग डेटा को फ्रंट एंड से बैक एंड ट्रांसफर होते हुए देखेंगे, ठीक है। फ्रंट एंड से में कहीं ना कहीं एचटीएमएल का थोड़ा बहुत यूज करेंगे और बैक एंड पर जाएंगे, ठीक है। तो हल्का फुल्का हम लोग डिजाइनिंग करेंगे, नॉट डिजाइनिंग बट इतना कि हम लोग कहीं ना कहीं डेटा को कम्युनिकेट करते हुए देखेंगे फ्रंट एंड से बैक एंड, मतलब कि क्लाइंट साइड से सर्वर साइड, ठीक है। उसी को मैं फ्रंट एंड कर देता हूँ, उसी को बैक एंड कह देता हूँ। जैसे फ्रंट एंड आपका हो गया क्लाइंट साइड और बैक एंड हो गया आपका सर्वर साइड, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट जाता है, सर्वर पर प्रोसेस होता है, और सर्वर से रिस्पॉन्स आता है फ्रंट एंड पर, ठीक है, क्लाइंट साइड पर। तो जो हमारा सर्वर होता है उसका क्यों आवश्यक पड़ रहा है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, सर्वर जो हो गया आपका, वो कहीं ना कहीं सर्वर इसीलिए जरूरत पड़ रहा है कि हम लोग अपना वेबसाइट्स को डिप्लॉय कर सके वेबसाइट पर, मतलब कि ब्राउजर पर, और सारे यूजर्स हमारे वेबसाइट को एक्सेस कर सके, इसीलिए हम लोग सर्वर पढ़ रहे हैं। सर्वर सर्वर क्या है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग है, अंदर कुछ वैसा देखने को नहीं मिलेगा, एक सॉकेट प्रोग्राम ही होता है, ठीक है। आइए, सर्वर टेक्नोलॉजी इज रोबस्ट, ठीक है, स्केलेबल बिकॉज ऑफ जावा लैंग्वेज। देखिए ये रोबस्ट क्या होता है, काम को आसान करना, ठीक है, बहुत कुछ पहले से ही है। जैसे मान लीजिए मल्टी थ्रेडेड है हमारा जावा, ठीक है। गार्बेज कलेक्शन है, गार्बेज कलेक्शन है जिसको हम लोग को अपने से इम्प्लीमेंट नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटेड होता है, वो कहीं ना कहीं जावा अपने आप इम्प्लीमेंट कर देता है। आपका फुल्ली सिक्योर्ड है, क्योंकि यहाँ पे सी लैंग्वेज की जैसा आपको पॉइंटर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग जैसे टॉपिक्स है जो हम लोग ने पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं सर्वलेट को भी वही फायदा मिल रहा है, एक सिक्योरिटी वाला फायदा मिल रहा है, एक स्केलेबिलिटी वाला फायदा मिल रहा है, क्योंकि सर्वलेट कहीं ना कहीं जावा लैंग्वेज को ही यूज कर रहा है। अभी देखिए यहाँ लिखा है, बिफोर सर्वलेट सीजीआई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वाज कॉमन एट अ सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पहले कॉमन गेटवे इंटरफेस होता था सर्वलेट से पहले, ठीक है, सर्वर साइड पर। बट फिर सर्वलेट मार्केट में क्यों आया, जब सीजीआई था तो सर्वलेट क्यों आया। तो ऐसा क्वेश्चन हमें दिमाग में होना चाहिए कि भैया सर्वलेट अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले भी तो एक टेक्नोलॉजी था सीजीआई, जिससे हमारा सर्वर साइड पर काम हो जा रहा था, डेटा कम्युनिकेट कर ले रहा था डेटाबेस से, सर्वर साइड से, क्लाइंट साइड से। तो हमें सीजीआई का इस्तेमाल क्यों करना, सीजीआई को हम लोग ने ड्रॉप क्यों किया और सर्वलेट को मार्केट में लॉन्च किया, तो ये एक सवाल है, देखते हैं। However, there were many disadvantage in this technology। तो अभी कह दिया कि यहाँ पे भैया बहुत सारा डिसएडवांटेज है। क्या डिसएडवांटेज है वो समझेंगे, जिसकी वजह से सर्वलेट आया। वी हैव डिस्कस दिस डिसएडवांटेज बिलो, ठीक है, इन्होंने नीचे बताया है। There are many interfaces and classes in servlet API such as servlet, generic servlet, HTTP servlet, servlet request, servlet response। तो जो यहाँ पे हम लोग सर्वलेट पढ़ने वाले हैं, इसी टेक्नोलॉजी को अभी ये क्या कह रहा है, एक एपीआई कह रहा है, ठीक है, एक एपीआई कह रहा है। तो सर्वलेट कुछ नहीं, एक एपीआई है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। देयर आर मैनी इंटरफेस, इस सर्वलेट एपीआई में कहीं ना कहीं बहुत सारे इंटरफेस हैं, क्लासेस हैं, ठीक है। देखिए एपीआई क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ये तो हम लोग समझते हैं। बट इंटरनली क्या है, एक बिल्ट इन इंटरफेस है, बिल्ट इन क्लासेस है, मेथड्स है, जिसको हम लोग यूज करते हैं और अपने काम को फुलफिल करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं सर्वलेट एपीआई के अंदर इंटरफेसेस और क्लासेस हैं, और क्लासेस के अंदर मेथड्स होंगे, एक इम्प्लीमेंटेड मेथड्स होंगे जिसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। कुछ इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट किया हुआ क्लासेस, कहीं ना कहीं हम लोग इंटरफेस के ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और क्लासेस इंप्लीमेंट कर देंगे, ठीक है।
तो हम लोग ऐसा जानते हैं। क्लास इंप्लीमेंट क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकते हैं, इंटरफेस के ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकते। बट हाँ, टाइप ऑफ डेटा, जहाँ पे डेटा को हम लोग एज एन ऑब्जेक्ट रेफरेंस रखेंगे, उसका टाइप इंटरफेस हो सकता है। और हम लोग क्लासेस के मेथड को यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा कोर जावा का टॉपिक है जो हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सा सर्वलेट है। तो यहाँ पे देखिए एक सर्वलेट है, जेनरिक सर्वलेट है, एचटीटीपी सर्वलेट है, सर्वलेट रिक्वेस्ट है, सर्वलेट रिस्पॉन्स है। तो यहाँ सब आप अपर केस में देख रहे एस जी। तो ये कहीं ना कहीं क्लासेस होंगे, इंटरफेस होंगे। तो जैसे ये सर्वलेट है, ये एक इंटरफेस है। देखिए, सर्वलेट एक टेक्नोलॉजी है, ये हमने समझा। सर्वलेट एक एपीआई है, वो यहाँ लिखा हुआ है, तो सर्वलेट एक एपीआई भी है। और कहीं ना कहीं सर्वलेट एक इंटरफेस भी है। देखिए यहाँ देखिए, ठीक है। और इसको देखेंगे कैसे सर्वलेट एक इंटरफेस है, उसको इम्प्लीमेंट भी करके देखेंगे, सब हम लोग सीखेंगे, ठीक है। व्हाट इज सर्वलेट? तो सर्वलेट क्या है? सर्वलेट कैन बी डिस्क्राइब इन मेनी वेज डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट। बहुत तरीके से सर्वलेट को डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। तो देखते हैं किस तरीके से इन्होंने डिफाइन किया हुआ है। सर्वलेट इज अ टेक्नोलॉजी विच इज यूज टू क्रिएट वेब एप्लीकेशन। तो इन्होंने पहले भी ये डेफिनेशन बताया हुआ है कि एक वेब एप्लीकेशन को क्रिएट करने में सर्वलेट का काम हो रहा है, सहयोग हो रहा है। सर्वलेट इज एन एपीआई दैट प्रोवाइड्स मैनी इंटरफेस इन क्लास इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। ये चीज भी हम लोग समझ पा रहे हैं। सर्वलेट इज एन इंटरफेस दैट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड फॉर क्रिएटिंग एनी सर्वलेट। देखिए यहाँ पे बता भी रहा है, सर्वलेट एक टेक्नोलॉजी है, सर्वलेट एक एपीआई है, सर्वलेट एक इंटरफेस है, ठीक है। सर्वलेट इज अ क्लास that extends the capability of server and responds to the incoming request that can it can respond to any request। तो कोई भी रिक्वेस्ट आता है, उसका रिस्पॉन्ड जिसको देने का काम रहता है, वो एक सर्वलेट होता है। सर्वलेट, ठीक है। इट कैन बी रिस्पॉन्ड टू एनी रिक्वेस्ट। कोई भी रिक्वेस्ट को ये रिस्पॉन्ड कर देता है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये जो सर्वर का कैपेबिलिटी है उसको एक्सटेंड कर रहा है। इसीलिए हमने यहाँ पे सर्वलेट को एक क्लास कह रहा है, ठीक है। तो हम लोग एक्सटेंड क्या चीज को करते हैं? एक इंटरफेस को करते हैं, एक क्लास को करते हैं। और एक्सटेंड कौन करता है? एक सर्वलेट करता है, एक क्लास करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने सर्वलेट को एक क्लास कहा, ठीक है। तो सर्वर जो है वो होस्ट कर रहा है सर्वलेट को, और सर्वलेट कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट को, कोई भी रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड दे रहा है, ठीक है। सर्वलेट इज अ वेब कंपोनेंट, अब यहाँ कंपोनेंट भी बोल दिया, that is deployed on the server to create a dynamic web page। तो हम लोग सर्वलेट को कहीं ना कहीं डिप्लॉय कर देते हैं सर्वर पर, जिससे हम लोग एक डायनेमिक वेब पेज बना पाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है, यहाँ पे सर्वलेट को डायनेमिक वेब पेज क्यों कह रहा है। ये मैं आपको भी फेसबुक एग्जांपल से बताया था, तो आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। देखिए, अरे, तो यहाँ ऊपर से भी देखना शुरू करें, ये तो देख लिए, देखिए। तो यहाँ पे सर्वलेट एक टेक्नोलॉजी है, सर्वलेट एक एपीआई है, एक इंटरफेस है, एक क्लास है, और एक वेब कंपोनेंट है। सर्वलेट बहुत कुछ है। इसीलिए यहाँ पे बोला गया सर्वलेट कैन बी डिस्क्राइब इन मेनी वेज डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट। आप एपीआई के माध्यम से बोलोगे तो सर्वलेट एक एपीआई है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से बोलोगे तो सर्वलेट एक टेक्नोलॉजी है। सर्वलेट इंटरफेस भी है एक सर्वलेट, और एक क्लास भी है सर्वलेट, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक्सटेंड कर रहा है कैपेबिलिटीज ऑफ सर्वर, ठीक है। और रिस्पॉन्ड देता है कोई भी रिक्वेस्ट का। जब भी आप सर्वलेट इन्वोक होगा, जब भी रिक्वेस्ट आएगा, तो वहां एक रिस्पॉन्स आपको मिलने वाला है, ठीक है। और एक वेब कंपोनेंट है जो कि कहीं ना कहीं डिप्लॉयड है, सर्वर के अंदर ही आपका कंपोनेंट पड़ा हुआ है, ठीक है। और कहीं ना कहीं इससे हम लोग एक डायनेमिक वेब पेज बना सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ ये नहीं कह रहा है कि आपका वेबसाइट का जो फ्रंट एंड है, क्लाइंट साइड है, जो एक यूआई है, यूजर इंटरफेस है, जो एक यूजर देख पा रहा है, ठीक है, वहां पे कुछ चेंजेस आ रहा है। जैसे मान लीजिए ये मूव कर रहा है सर्वलेट, ठीक है, ये राउंड कर रहा है, इसका मतलब डायनेमिक नहीं हो रहा है यहाँ। इससे ये आशय नहीं है, इससे आशय है बैकएंड से डेटा को आना, लगातार आना, जैसा भी रिक्वेस्ट होगा उस पर रिस्पॉन्स आना। जब भी एक रिक्वेस्ट आएगा, वो एक फ्रेश रिक्वेस्ट होगा, एक न्यू रिक्वेस्ट होगा, उस रिक्वेस्ट का हमेशा एक नया रिस्पॉन्स आएगा।
ये कहना चाह रहा है डायनेमिक वेब पेज से आशय, ठीक है। देखिए, ये है पूरा ढांचा, पूरा स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या होता है। ये क्लाइंट है, देखिए आप एक डेस्कटॉप देखने को मिल रहा होगा, एक कंप्यूटर देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्लाइंट साइड है, ठीक है। तो हम लोग इसी कंप्यूटर के अंदर तो हम लोग ब्राउजर को इस्तेमाल करते हैं, और यहीं से तो हम लोग कोई भी रिक्वेस्ट भेजते हैं। जैसे मैंने रिक्वेस्ट भेजा कि जावा टी पॉइंट का पेज खोल के दो, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट गया, सर्वर पे गया, इससे एक रिस्पॉन्स जनरेट हुआ, रन टाइम पर होता है दोस्तों, ठीक है। रिस्पॉन्स जो जनरेट हो रहा है वो एक रन टाइम पर हो रहा है। तो जैसे कि जब आप कोड जावा पढ़ रहे होगे, तो जब भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता था ना, तो वो एक रन टाइम पर होता था। वैसे ही सब कुछ बना बनाया है, ठीक है। लेकिन हम लोग को चूंकि डायनेमिक वेब पेज बनाना है, तो सारे काम जो आपके होंगे वो एक रन टाइम पर होंगे, ठीक है। तो रिस्पॉन्स जनरेट होता है रन टाइम पर, और वही रिस्पॉन्स कहीं ना कहीं क्लाइंट को भेज दिया जाता है, ठीक है। जैसे ये ब्राउजर पे आपने फेसबुक खोल के रखा हुआ है, वहां पे आपने जैसे ही लॉगिन बटन टैप किया, तो एक रिक्वेस्ट सर्वर पर वहां पे चेकिंग हुआ, सर्वर पर डेटाबेस के थ्रू, यहाँ डेटाबेस का डायग्राम नहीं बना हुआ है, डेटाबेस के थ्रू चेकिंग हो रहा है कि ये, और ये लॉजिक सर्वर के अंदर कहीं ना कहीं सर्वलेट कंपोनेंट है, उसमें उसके अंदर लॉजिक लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लॉजिक लिखा है कि इस नाम का बंदा, जो एक राहुल नाम का बंदा है, वो लॉग इन करना चाह रहा है, और उसने कुछ पासवर्ड लिखा हुआ है। तो ये चेक करिए कि जो राहुल नाम का बंदा है, ये एक्चुअली में एग्जिस्ट कर भी रहा है कि नहीं, और वो जो पासवर्ड लिखा है वो एक करेक्ट पासवर्ड है कि नहीं। ये सारा सर्वर पर जो कंपोनेंट है पड़ा हुआ, उसमें कहीं ना कहीं लॉजिक लिखा हुआ है, और वो डेटाबेस से इसी सेंस पर कम्युनिकेट करेगा, इसी बात पर कम्युनिकेट करेगा, और चेक करेगा कि हाँ भैया, जो आपका डेटाबेस में जो ये डेटा है, जो इसमें पासवर्ड है और इसका जो नाम है वो करेक्ट है। तो वो एक रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, और कहीं ना कहीं आपको होम पेज पर ले जाएगा, क्योंकि आपका जो क्रीडेंशियल्स था वो करेक्ट था, वो सही था। तो इस वे में काम होता है वेब एप्लीकेशन में, ठीक है। तो ये सारा डायग्राम आप समझ पा रहे होंगे, और इस डायग्राम को आप बना भी सकते हो, ठीक है। आइए, अब यहाँ भैया पूछ रहा है कि व्हाट इज वेब एप्लीकेशन। चलिए ठीक है, अभी इन्होंने सर्वलेट का कुछ हल्का फुल्का बताया, ठीक है, सर्वलेट क्या क्या हो सकता है। और साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पे अब पूछ रहा है, बता रहा है कि व्हाट इज वेब एप्लीकेशन। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वेब एप्लीकेशन इज एप्लीकेशन एक्सेसिबल फ्रॉम द वेब, ठीक है। वेब से हम लोग वेब एप्लीकेशन को एक्सेस कर पा रहे हैं, क्योंकि हम हमारा जो भी वेब एप्लीकेशन रिलेटेड चीज है वो कहीं ना कहीं ब्राउजर पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग उसको एक्सेस कर पाएंगे, जैसे मैं यहाँ जावा टी पॉइंट को एक्सेस कर पा रहा हूँ। अब वेब एप्लीकेशन इज कंपोज्ड ऑफ वेब कंपोनेंट्स, ठीक है, लाइक सर्वलेट, जेएसपी, फिल्टर एटसेट्रा। तो वेब एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे वेब कंपोनेंट्स हैं, सर्वलेट है, जेएसपी है, फिल्टर एटसेट्रा। अभी दोस्तों जैसे मैं ये जावा टी पॉइंट खोला हुआ हूँ, ठीक है। तो ये भी तो बहुत सारा चीज से मिला हुआ है, जैसे बहुत सारा चीज में कंपोज्ड है। हम लोग सामने ही देख पा रहे हैं, एचटीएमएल का यूज गया है, तो एचटीएमएल फ्रंट एंड से दिख रहा है। बैकएंड में कोई लैंग्वेज यूज किया होगा, चलिए मान लेता हूँ जावा यूज किया होगा, ठीक है। उसके कुछ फ्रेमवर्क्स होंगे, जैसे मान लीजिए सर्वलेट पे ही ये वेबसाइट क्रिएट होगा, सर्वलेट का इस्तेमाल होगा। और जेएसपी का भी हो सकता है इस्तेमाल। देखिए फ्रंट एंड जेएसपी भी हमें एक यूजर्स फ्रंट एंड से देख सकता है। तो जेएसपी क्यों आया मार्केट में, जब पहले से एचटीएमएल था, उसका अपने में बहुत डीप नॉलेज है, जिसको हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे समझेंगे, ठीक है। उसमें भी कुछ जैसे एचटीएमएल में क्या है कि वो स्टैटिक होता है, बट जेएसपी को हम लोग एक डायनेमिक बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग समझेंगे सर्वलेट जब थ्रो करता है फ्रंट एंड पे डेटा, तो जेएसपी के थ्रू करता है, जिसमें हम लोग मान लीजिए ये हाउ टू रन सर्वलेट विद एनोटेशन है, और ये एक लिंक है, इस पे क्लिक किए तो बगल में उसका आंसर भी दिखा दे रहा है। वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग वहाँ पे जेएसपी का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज हम लोग अभी समझेंगे, उसका टेंशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हमने ये कहा, एंड अदर, देखिए यहाँ लिख भी दिया, सच एज एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट। तो वही वाली बात है, एक प्रोजेक्ट होता है, उसके अंदर बहुत कुछ होते हैं, ठीक है। एक्सएमएल फाइल होता है, एचटीएमएल फाइल होता है, जेएसपी फाइल होता है, जावा के फाइल होते हैं। तो बहुत सारा कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, एक प्रोजेक्ट के अंदर बहुत कुछ कंपोज होता है एक प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है।
तो ये जो वेब एप्लीकेशन है वो एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के अंदर काफी कुछ कंपोज्ड है। अभी जैसे ये सर्वलेट है, बट ये जो फाइल कैरी करता है वो डॉट जावा ही करता है, बट जो जेएसपी है वो डॉट जेएसपी करता है, ठीक है। द वेब कंपोनेंट टिपिकली एग्जीक्यूट इन वेब सर्वर, ठीक है। ये हमने पहले भी समझा, इन्होंने पहले भी बताया है। जो वेब कंपोनेंट्स है वो वेब सर्वर पर होता है। वेब कंपोनेंट्स क्या है? हमारे सर्वलेट है, जेएसपी है, फिल्टर्स है, ये सब हमारे वेब कंपोनेंट्स है। और ये जो एग्जीक्यूट हो रहा है ये सर्वर पर हो रहा है, तो एक वेब सर्वर पर हो रहा है। एप्लीकेशन सर्वर भी होता है, बट हम लोग चूंकि वेबसाइट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम उसको वेब सर्वर कह रहे हैं। और रिस्पॉन्ड टू द एचटीटीपी रिक्वेस्ट, तो एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, वो एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट है। एचटीटीपी क्या है? सेट ऑफ रूल्स है, प्रोटोकॉल है। जैसे यहाँ आप जावा टी पॉइंट देख रहे हो, तो यहाँ पे आप देखने को मिलेगा HTTPS: ठीक है, www.java.tpoint.com, ठीक है, //www.java.point.com। देखिए कोई भी रिक्वेस्ट जाएगा, ठीक है, कोई भी रिक्वेस्ट सेंड होगा तो वो इसी प्रोटोकॉल पर होगा, इसी सेट ऑफ रूल्स पर होगा। सबसे पहले HTTPS: ये हर जगह आपको देखने को मिलेगा। जब भी आप वर्ल्ड वाइड वेब पर, जैसे ये www है, ये जो यूआरएल है, इस पर कहीं ना कहीं कोई भी रिक्वेस्ट आप सेंड करोगे तो उससे पहले आपको HTTP प्रोटोकॉल को यूज करना पड़ेगा। तो ये हर वेबसाइट्स के लिए कॉमन होता है, ठीक है। आप कहीं भी कोई भी रिक्वेस्ट भेजिए तो वो इसी वे में जाएगा, ठीक है, इसी वे में सेंड होगा। चलिए, तो यहाँ बात हो रहा है सीजीआई का, ठीक है। चलिए देखते हैं क्यों सीजीआई। जब सीजीआई था तो सर्वलेट क्यों? सीजीआई टेक्नोलॉजी enables the web server to call an external program and pass HTTP request information to the external program to process the request. For each request, you start a new process. देखिए दोस्तों, हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, या कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, तो क्या होता है? उस पर यूजर्स आते हैं, ठीक है, मल्टीपल यूजर्स आते हैं। वो थाउजेंड्स में हो सकते हैं, लैक्स में हो सकते हैं। तो हर एक रिक्वेस्ट के लिए सीजीआई क्या कर रहा था? जब भी रिक्वेस्ट सर्वर पर जाता था तो एक सेपरेट प्रोसेस बनता था, ठीक है, सेपरेट प्रोसेस बनता था। फिर से एक नया रिक्वेस्ट आया तो एक और प्रोसेस बना, एक और रिक्वेस्ट आया, एक और प्रोसेस बना। और जैसे हम लोग जानते हैं, चीजें जब प्रोसेस पर होती है तो मेमोरी कंजप्शन ज्यादा होता है, रिसोर्स ज्यादा यूज होता है। क्यों? क्योंकि वहां मेमोरी शेयरिंग नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि इतना प्रॉब्लम था, तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रोसेसर लोड बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेज भी लिखा हुआ है। देयर मैनी प्रॉब्लम्स इन सीजीआई टेक्नोलॉजी। If the number of client increases, it take more time to send the देखिए जब भी एक रिक्वेस्ट जाता है तो वो एक ऐसा प्रोसेस सर्वर साइड ट्रीट हो रहा होता है, तो कहीं ना कहीं हमारा वेबसाइट अपने आप स्लो हो जाएगा। वेबसाइट स्लो हो गया क्योंकि रिसोर्स का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। देखिए यहाँ ऊपर क्या लिखा है, एक्सटर्नल प्रोग्राम। देखिए हम अपने प्रोग्राम सर्वर पर तो लिखे हुए हैं, ठीक है, कंपोनेंट के अंदर तो लिखे हुए हैं, अपने सर्वलेट में लिखे हुए हैं। बट उस सर्वलेट को, बट यहाँ सर्वलेट नहीं है, सीजीआई है। वो सीजीआई क्या कर रहा है? एक एक और फिर वो सेंड कर रहा है सीजीआई सेल पर एज अ प्रोसेस। तो कहीं ना कहीं यहाँ रिसोर्स का इस्तेमाल ज्यादा हुआ। हमारा काम यहीं पे हो जाना चाहिए था, सर्वर पर ही हो जाना चाहिए था। बट वो सर्वर क्या कर रहा है? एक और सर्वर पर भेज रहा है, ठीक है, एक और सर्वर पर भेज रहा है। एक रिक्वेस्ट आया, उसको एक और सर्वर पर भेज दिया एज अ प्रोसेस। एक और नया रिक्वेस्ट आया, एक और सर्वर पर भेज दिया एज अ रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या हो रहा है। यहाँ पे ये हो रहा है कि हमें मल्टीपल रिसोर्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। हमारा काम इसी सर्वर पर हो जाना चाहिए था, ठीक है, बट ऐसा नहीं हो रहा है। एक और सर्वर पर हमारे रिक्वेस्ट को सेंड कर दिया जा रहा है, और ये सर्वर बस इस रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। ये सेकंड सर्वर बस सेकंड रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। थर्ड सर्वर थर्ड थर्ड रिक्वेस्ट थर्ड सर्वर को रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। तो यहाँ पे आप बहुत सारा सर्वर देख रहे हो, बहुत सारा रिसोर्स देख रहे हो। जब भी रिसोर्स बहुत ज्यादा होता है, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आता है? जो रिस्पॉन्स टाइम है वो बहुत स्लो हो जाता है। फॉर ईच रिक्वेस्ट इट स्टार्ट्स अ प्रोसेस,
एंड वेब सर्वर इज लिमिटेड टू स्टार्ट प्रोसेसेस। तो ये यहाँ लिमिटेशन हो गया, प्रोसेस का स्टार्ट होना एक लिमिटेशन है, ठीक है। इट यूजेस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज सी, सी प्लस प्लस, पर्ल। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है, ठीक है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है, जैसे कि सी है, सी प्लस प्लस है और पर्ल है। तो ये एक डिसएडवांटेज क्यों हुआ, देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रहा है कि, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, देखिए, एक तो सिक्योरिटी कंसर्न है, क्योंकि सी जो हमारा लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं वहाँ पॉइंटर का इस्तेमाल होता है, तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आ सकता है। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, यहाँ सी है, तो यहाँ पे ये सब क्या, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज, इसका मतलब ये है कि अगर हम विंडोज पर अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट किए हैं तो कोई और उसको लिनक्स से एक्सेस नहीं कर पाएगा, मैक से एक्सेस नहीं कर पाएगा। बट जैसे जावा हमारा हो गया, वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ठीक है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ये है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज। और जो जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब कि आप जावा को एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर क्रिएट कर दो उसके वेब एप्लीकेशन को, और आप कहीं पे भी एक्सेस कर पाओगे, लिनक्स पे भी कर पाओगे, ठीक है, मैक पे भी कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बहुत आराम से रन हो जाएगा, ठीक है। बट ऐसा सी, सी प्लस प्लस में नहीं होते हुए दिख रहा है। अब यहाँ हम लोग बात कर लेते हैं एडवांटेज ऑफ सर्वलेट। देखिए, यहाँ पे आपको थ्रेड देखने को मिल रहा होगा, रिक्वेस्ट आया, इसका एक थ्रेड क्रिएट हुआ और सर्वलेट के पास गया। तो यहाँ आप ये देख सकते हैं, पहले आपको एक वेब सर्वर दिख रहा है, उसके अंदर वेब कंटेनर होता है, और इसमें हमारे सर्वलेट के कंपोनेंट रखे हुए हैं, ठीक है। तो हर रिक्वेस्ट का एक सिंगल थ्रेड है और उसको हैंडल किया जा रहा है, फिर सेकेंड रिक्वेस्ट का एक सिंगल थ्रेड है और उसको हैंडल किया जा रहा है, और रिक्वेस्ट जो आ रहा है आपका, उसका एक और सिंगल थ्रेड है, उसको हैंडल किया जा रहा है सर्वलेट के थ्रू। अभी क्या है कि जो थ्रेड हमारा होता है वो मेमोरी कंज्यूम कम करता है, रिसोर्स कम यूज करता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ मेमोरी शेयरिंग होता है। तो वो प्रोसेसर वाला प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म हो जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ प्रोसेसर लोड भी काफी कम हो गया है, ठीक है। देर आर मैनी एडवांटेजेस ऑफ सर्वलेट ओवर सीजीआई, बहुत सारे एडवांटेज है। द वेब कंटेनर क्रिएट थ्रेड्स फॉर हैंडलिंग द मल्टीपल रिक्वेस्ट टू द सर्वलेट। Threads have many benefits over the processor, such such as they share the common memory area। ठीक है, तो ये मैं आपको बताया, कॉमन मेमोरी एरिया, एक लाइट वेट होता है, ठीक है, लाइट वेट होता है। कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन थ्रेड्स आर लो, यहाँ पे आपका कॉस्ट भी घटते हुए नजर आ रहा है। द एडवांटेज ऑफ सर्वलेट्स एज फॉलो, बेटर परफॉर्मेंस, बिकॉज इट क्रिएट्स अ थ्रेड फॉर सच रिक्वेस्ट नॉट प्रोसेस, बिकॉज इन जावा, बिकॉज इट यूज जावा लैंग्वेज। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये जावा लैंग्वेज को इस्तेमाल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं थ्रेड का कॉन्सेप्ट अपने आप आ जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमने जावा लैंग्वेज पढ़ा हुआ है, तो उसमें मल्टी थ्रेडिंग वाला कॉन्सेप्ट है, तो वो यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो वो कहीं ना कहीं जावा है, और जावा सर्वलेट के अंदर आ रहा है, जावा के अंदर सर्वलेट आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको भी एडवांटेज में रखा जाएगा। देखिए, जावा में ये सर्वलेट, वी डोंट नीड टू वरी अबाउट मेमोरी लीक, हाईली सिक्योर्ड है, और गार्बेज कलेक्शन वाला प्रॉब्लम भी नहीं है जो आपको अलग से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। वो ऑटोमेटेड होता है, वो जावा खुद ही हैंडल कर देता है। गार्बेज कलेक्शन के कॉन्सेप्ट के अंदर एक मेथड आता है, फाइनलाइज, वो भी अब डिप्रिकेट हो गया है, आने वाले समय में उसको हटा दिया जाएगा, क्योंकि उसका जरूरत अब है नहीं, ठीक है। सिक्योर, बिकॉज इट यूज जावा लैंग्वेज, ठीक है, सिक्योरिटी भी हो जा रहा है, पोर्टेबिलिटी भी हो रहा है, पोर्टेबिलिटी भी हो रहा है, रोबस्ट भी है, और बेटर परफॉर्मेंस भी है। तो ये सारा फीचर्स हमें सर्वलेट के अंदर देखने को मिल रहा है, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक दोस्तों, मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो कुछ वेब के टर्मिनोलॉजीज होते हैं, वो तो हम लोग समझने का जरूरत है। देखिए, वेब टर्मिनोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि सब कुछ हम लोग अब वेबसाइट पर डील करेंगे, सर्वर साइट पर डील करेंगे, तो हमें वेब टर्मिनोलॉजी सब पता होना चाहिए। देखिए, वेबसाइट दो तरीके के होते हैं,
एक स्टैटिक होता है, एक डायनेमिक होता है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेज दैट मे कंटेन्स टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो एंड वीडियो। तो जो हमारा वेब पेज होता है, उसके अंदर आपको टेक्स्ट देखने को मिल रहा होगा, इमेज देखने को मिल रहा होगा, ऑडियो देखने को मिल रहा होगा और वीडियो देखने को मिल रहा होगा। ठीक है। उसका कॉम्बिनेशन एक वेब पेज होता है। और वेब पेज का कॉम्बिनेशंस, कलेक्शंस एक वेबसाइट होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो, मैं एक वेबसाइट खोल के रखा हूँ, जावा टी पॉइंट। तो यहाँ पे आप इमेजेस देख पा रहे होंगे, हालांकि ये ऐड है फिर भी ये इमेज आप देख पा रहे हो इस वेबसाइट पर। इस वेबसाइट पर आप आइकन देख पा रहे हो, ठीक है, टेक्स्ट देख पा रहे हो, टेबल देख पा रहे हो। तो ये सारा क्या है? ये सारा का कॉम्बिनेशन एक वेब पेज है जो आप यहाँ देख रहे हो। और इसी वेब पेज का कॉम्बिनेशन, जैसे इसमें आप होम पेज देख पा रहे हो, पाइथन देख पा रहे हो, जावा देख पा रहे हो, जावा स्क्रिप्ट देख पा रहे हो। मैं किसी पे भी क्लिक करूंगा तो मैं डिफरेंट वेब पेज पे चला जाऊंगा। तो इसका कॉम्बिनेशन एक वेबसाइट है। तो जावा टी पॉइंट एक वेबसाइट है दोस्तों, ठीक है, इसलिए लोग इसको वेबसाइट कहते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो थोड़ा और डीप नॉलेज मिलने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। देखिए, website is a collection of related web pages that may contains text, image, audio and video। यहाँ पे दोस्तों देखिए, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेज, कहीं ना कहीं वेबसाइट में जो भी वेब पेज होंगे उसमें कहीं ना कहीं एक रिलेशन होगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे, ये एक वेब पेज है और इसमें बहुत सारे वेब पेज है। पाइथन के लिए है, जावा के लिए है, जावा स्क्रिप्ट के लिए, HTML एसक्यूएल के लिए, सारी डिफरेंट लैंग्वेज है। बट लैंग्वेज है, यहाँ पे ये कॉमन फैक्टर आ रहा है कि यहाँ डिफरेंट वेब पेज है बट कॉमन है। ठीक है, कॉमन है कि एक लैंग्वेज का ये वेबसाइट है। ठीक है, इसीलिए यहाँ रिलेटेड वेब पेज लिखा है। द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड होम पेज। ठीक है, ये देखिए आपको होम पेज दिख रहा होगा। ईच वेबसाइट हैज स्पेसिफिक इंटरनेट एड्रेस दैट यू नीड टू एंटर इन योर ब्राउजर टू एक्सेस वेबसाइट। हर एक वेबसाइट का अपना एक इंटरनेट एड्रेस है, ठीक है, एक यूआरएल है। देखिए यूआरएल इसको कहते हैं, इसी को ये एड्रेस कह रहा है। ठीक है, इसी को ये एड्रेस कह रहा है, ये पूरा एक एड्रेस है। तो यहाँ पे ये देखिए, जो हम लोग पेज पढ़ रहे हैं, जो पेज हमारा ओपन है, जिस पर हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो पेज खुला हुआ है, ओपन है, उसके लिए एक डिफरेंट एड्रेस है। देखिए पाथ सेट किया हुआ है। यहाँ पे आप वेबसाइट स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, देखिए www.javatpoint.com एक कॉमन एड्रेस है, एक कॉमन डोमेन नेम है, डोमेन नेम है। ठीक है, जो जावा टी पॉइंट के लिए है। बट ये वैरी करेगा, ये वैरी करेगा, क्योंकि ये पेज खुला हुआ है जहां हम वेबसाइट स्टैटिक और डायनेमिक समझने की कोशिश कर रहे हैं, उससे रिलेटेड पेज खुला हुआ है, तो इसका एक डिफरेंट एड्रेस होगा। अभी रुकिए, मैं पहले फिर से पीछे जाता हूँ। तो देखिए, ये एड्रेस चेंज हो गया, इसका पाथ चेंज हो गया, वेब टर्मिनोलॉजी। तो इसका ये खुला हुआ है। ठीक है, जैसे ही मैं वापस क्लिक किया तो ये चीज आपको कॉमन देखने को मिल रहा होगा, जावा टी पॉइंट डॉट कॉम। ठीक है, बट स्लैश के बाद चीजें चेंज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इससे ये कहने की कोशिश किया जा रहा है, अ वेबसाइट इज मैनेज बाय इट्स ओनर दैट कैन बी इंडिविजुअल, कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ दो तरह की वेबसाइट्स होते हैं, एक स्टैटिक होता है, एक डायनेमिक होता है। Static website is a basic type of website that is easy to create. You don't need to need the knowledge of web programming. Database designed to create static website. Its web page are coded in HTML. ठीक है, तो देखिए, तो वो ये चीज मैं आपको समझाया हूँ। जो हमारा स्टैटिक वेबसाइट होता है, वो उसमें वो स्टैटिक क्यों होता है? ये एक स्टैटिक वेब पेज, यहाँ कोई आपको चेंज होते हुए नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये, यहाँ पे मैं डायनेमिक वेबसाइट, अगर ये लिंक है इसको क्रिएट करूंगा तो यहाँ से कुछ पर्टिकुलर चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक स्टैटिक वेबसाइट है, पूरा HTML कोडेड ये है। ठीक है, तो इसमें कोई डेटाबेस का भी जरूरत नहीं है। ठीक है, डेटाबेस की जरूरत नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है। देखिए, यू डोंट नीड नॉलेज ऑफ वेब प्रोग्रामिंग, डेटाबेस डिजाइन टू क्रिएट अ स्टैटिक वेबसाइट। ठीक है, हालांकि हाँ कह सकते हैं। देख, सीधा HTML में जाके ये कॉपी पेस्ट मार दे, स्टैटिक वेबसाइट,
और ये सारे वर्ड्स को पेस्ट मार दें, तो यहाँ पे डेटाबेस का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ डेटाबेस का जरूरत नहीं है, यहाँ कोई आपका डेटा को स्टोर नहीं किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ कोई डेटा को स्टोर नहीं किया जा रहा है। ये यही एचटीएमएल में छाप दिया है। ठीक है, यही एचटीएमएल में छाप दिया है। देखिए, मान लीजिए ये हो गया आपका हेड, और ये हो गया आपका पैराग्राफ। तो पैराग्राफ के टैग के अंदर ये लिख दिया, और हेड के टैग के अंदर ये लिख दिया। तो यहाँ पे कोई डेटाबेस का जरूरत नहीं पड़ा है, टोटली स्टैटिक है। The codes are fixed for each page, so the information contained in the page does not change and it look like a printed page। तो यही मैं कह रहा हूँ, ये एक प्रिंटेड पेज ही है। जो हम लोग अभी जो पेज खोल के रखे हुए हैं, जो ये जावा टी पॉइंट का पेज है, ठीक है, ये भी एक स्टैटिक वेबसाइट ही है। ठीक है, यहाँ कोई आप प्रिंटेड पेज है, यहाँ आपको चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। Dynamic website is an collection of dynamic web page whose content changes dynamically. It access content from a database or content management system. Therefore, when you alter or update the content of the database, the content of website is also altered or updated. तो जो मैं आपको फेसबुक वाला डेफिनेशन स्टार्टिंग में बताया है, वो उसी चीज पर है। ठीक है, हर चीज ऑब्जेक्ट रन टाइम पर डिपेंड कर रहा है। और जब भी आप उसी पेज पर कहीं ना कहीं अपने डेटा और लेटर को चेंज होते हुए देख पा रहे हो, वो डायनेमिक वेबसाइट की वजह से देख पा रहे हो। तो जैसे अब हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम हो गया, ये सब क्या है, एक डायनेमिक वेबसाइट है। ठीक है। वेबसाइट यूज क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग ओवर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग और बोथ टू जनरेट डायनेमिक कंटेंट। तो ये दोनों का जरूरत पड़ता है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग भी होता है और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग भी होता है। दोनों का कॉम्बिनेशन एक डायनेमिक कंटेंट बना रहा है। Client side scripting generates content at a client computer on the basis of user input. The web browser downloads the web page for the server and processes the code within the page to render the information to the user. उस यूजर के लिए वो डेटा चेंज होगा। जैसे राहुल नाम का बंदा है, उसको राहुल नाम का पेज खुलते हुए दिखेगा, और राहुल का भाई है नीतीश, उसको नीतीश नाम का पेज खुलता हुआ दिखेगा। तो ये यूजर पर डिपेंड कर रहा है कौन सा यूजर खोल रहा है। अभी आप ये पेज खोल रहे हो, तो यहाँ आपको कोई जरूरी नहीं है कि राहुल नाम का दिख रहा है। सब कॉमन है। ठीक है, सारा चीज कॉमन है। कोई भी आके एक्सेस करेगा जावा टी पॉइंट को, तो इसी पेज को खुलते हुए देखेगा। ठीक है, तो यहाँ कोई ऐसा सच चेंज होते हुए नहीं दिख रहा है। तो ये एक स्टैटिक वेबसाइट है। ठीक है, प्रिंटेड वेब पेज है ये। इन सर्वर साइड स्क्रिप्ट द सॉफ्टवेयर रन ऑन द सर्वर एंड प्रोसेसिंग इज completed इन द सर्वर, देन प्लेन पेज आर सेंड टू द यूजर। देखिए क्या लिखा है, सर्वर पर रन हो रहा है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस हो रहा है, और कंप्लीट होने के बाद सर्वर क्या कर रहा है, उस प्लेन पेज को सेंड कर दे रहा है यूजर को। तो यहाँ पे देखिए, पहले आपको एक डायग्राम देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे कोई डेटाबेस नहीं है, बट यहाँ पे आपको डेटाबेस देखने को मिल रहा है। तो जो हमारा वेबसाइट खुला हुआ है, उस पर कौन सा डेटा देखने को मिलेगा, वो डिपेंड करेगा कौन सा यूजर्स उसको क्या चीज खोलने की कोशिश कर रहा है और कौन सा यूजर है। उससे रिलेटेड डेटाबेस से डेटा आएगा, और उसी पेज पर जो पेज खुला हुआ है वो शो होगा। जैसे वेबसाइट स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक है। ठीक है, यहाँ पे ये ही कॉमन चीज आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पे डायनेमिक वेबसाइट लिखा हुआ है, स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक वेबसाइट लिखा हुआ है। तो यही यहाँ पे यही चीज देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है। बट यहीं अगर आपको वेबसाइट स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक में वही पेज खुला है, बट ये डायनेमिक वेबसाइट के अंदर कुछ और लिखते हुए दिख रहा है, फिर आप ऑन कर रहे हो, ठीक है, तो फिर कुछ और देखने को मिल रहा है, तो ये एक डायनेमिक है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं डेटाबेस से डेटा आ रहा है, और कोई जैसे यहाँ एक यूजर खोला, तो उसको यहाँ डायनेमिक वेबसाइट देखने को मिल रहा है, और कोई और यूजर खोला, यहाँ पे स्टैटिक देखने को मिल रहा है। बट ऐसा होगा नहीं। ठीक है, इससे कोई फायदा थोड़ी हो रहा है, क्योंकि यहाँ हमें टेक्स्ट फॉर्म में ही चाहिए। बट हाँ, समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। समझे, समझाने के लिए मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ कि डायनेमिक में होता क्या है। ठीक है, डायनेमिक में होता क्या है।
तो यहाँ डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ डिफरेंस देखने को मिल रहा है। क्या डिफरेंस है? प्री बिल्ट कंटेंट इज सेम एवरी टाइम इन द पेज इज लोडेड। तो जैसे वही 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 सेम बात जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि आपको यही पेज देखने को मिल रहा है, मतलब कि पेज में कुछ चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। कंटेंट इज जनरेटेड क्विकली एंड चेंजेस रेगुलरली। ठीक है, मैं आपको बताया। इट यूज द HTML कोड फॉर डेवलपिंग अ वेबसाइट। HTML से ये पेज बन जाएगा। इट यूज अ सर्वर साइड लैंग्वेज सच एज PHP, एक है सर्वलेट है, JSP है, डॉटनेट है। ठीक है, ये सारा जो हो गया आपका, ये डायनेमिक वेबसाइट क्रिएट करने में हेल्प करता है। इट सेंड एग्जैक्टली द सेम रिस्पॉन्स फॉर एवरी रिक्वेस्ट। ठीक है, हर एक रिक्वेस्ट के लिए एक सेम रिस्पॉन्स है। ठीक है, इट मे जनरेट डिफरेंट HTML फॉर ईच ऑफ द रिक्वेस्ट। तो ये डिफरेंट HTML पता है कैसे हम लोग कर पाते हैं? JSP के थ्रू कर पाते हैं। तो ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हर एक रिक्वेस्ट के लिए आपको HTML चेंज होते हुए दिखेगा। ठीक है, JSP, JSP की हेल्प से। ठीक है, the content is only changed when someone publish and update the file. The page contains server-side code which allows the server to generate the unique content when the page is loaded. यूनिक कंटेंट देखने को मिलेगा जब भी पेज लोड होगा, बट सेम कंटेंट देखने को मिलेगा अगर उसमें कोई अपडेट नहीं किया गया हो तो। फ्लेक्सिबिलिटी इज द मेन एडवांटेज ऑफ स्टैटिक वेबसाइट। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, नाम में ही लग रहा है कहीं ना कहीं यहाँ कंटेंट मैनेज हो रहा है। ठीक है, और ये एक सिस्टम है, इज द मेन एडवांटेज ऑफ डायनेमिक वेबसाइट। ठीक है, और यहाँ पे तो फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, और इसे कोड करने भी बहुत टफ नहीं है, बस आप कॉपी पेस्ट मार दियो HTML के अंदर या फिर कुछ लिख दियो, वही चीज खुलकर दिख रहा है, तो ऑटोमेटिक ये आपका जो होगा, ये क्या होगा, ये आपका फ्लेक्सिबल है। ठीक है, फ्लेक्सिबल होगा। चलिए, तो ये बात समझ में आया। पीछे आइए, अब हम लोग देखते हैं HTTP क्या होता है। इट इज अ डेटा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज टू एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर। ये एक प्रोटोकॉल है, एक कम्युनिकेशन, एक डेटा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो कहीं ना कहीं स्टैब्लिश कर रहा है कम्युनिकेशन क्लाइंट और सर्वर के बीच में। ठीक है, चलिए थोड़ा डीप नॉलेज लेते हैं। तो यहाँ आपको HTTP देखने को मिल रहा है। चलिए समझते हैं। देखिए, HTTP का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसके नाम में ही प्रोटोकॉल है। द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल फॉर कोलैबोरेटिव डिस्ट्रीब्यूटेड हाइपरमीडिया इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, इट इज द डेटा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज टू establish communication between client and server। एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल है। ठीक है, एप्लीकेशन पर ये प्रोटोकॉल को यूज किया जाता है जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड, आपकी वेबसाइट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, हर एक यूजर के पास जा रहा है, हाइपर मीडिया इंफॉर्मेशन सिस्टम है। कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन भी सेंड हो रहा है, तो रिक्वेस्ट के साथ साथ बहुत कुछ सेंड होता है। ठीक है, अभी पता चलेगा आपको। इट इज अ डेटा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज टू एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर। ये एक प्रोटोकॉल है जहाँ पे कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो पा रहा है। ठीक है, HTTP is a TCP/IP based communication protocol which is used to deliver data like image, file, query requests, HTML files, etc. ये सारा काम हम लोग HTTP रिक्वेस्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की मदद से कर पा रहे हैं, जहाँ पे हम इमेज फाइल को ट्रांसफर कर पा रहे हैं, क्वायरी रिक्वेस्ट को कर पा रहे हैं, ठीक है, HTML फाइल्स को कर पा रहे हैं वर्ल्ड वाइड वेब पर। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, ये देखेंगे क्वायरी कैसे जा रहा है, ठीक है, HTML कैसे जा रहा है, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। इमेज फाइल कैसे जा रहा है, तो इसका टेंशन नहीं लेना है, ये चीज हम लोग सब समझेंगे। ठीक है ना। इट प्रोवाइड्स द स्टैंडर्डाइज्ड वे फॉर कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। एक स्टैंडर्ड क्रिएट कर रहा है, एक स्टैंडर्ड क्रिएट कर रहा है। देखिए, यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे हम लोग एक रिक्वेस्ट सेंड कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ सबसे पहले ही बता दिया HTTP प्रोटोकॉल है। तो यहाँ एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि इसी माध्यम से आप वर्ल्ड वाइड वेब पर कोई भी रिक्वेस्ट को सेंड कर सकते हो, सर्वर पर आप कोई भी रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो। तो यहाँ एक स्टैंडर्डाइज्ड
स्टैंडर्ड एक बना के रखा हुआ है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड क्या है? कम्युनिकेशन बिटवीन द क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड, ठीक है। तो यहाँ एक स्टैंडर्ड कहीं ना कहीं बिल्ड कर दिया है। जैसे कि आप क्लाइंट से भेज रहे हो, तो जो रिक्वेस्ट जाएगा वो एक HTTP रिक्वेस्ट जाएगा, ये फिक्स है, ठीक है। सर्वर पर हमेशा एक HTTP रिक्वेस्ट ही जाएगा। वैसे ही जब रिस्पॉन्स आएगा तो एक HTTP रिस्पॉन्स आएगा, इसीलिए यहाँ पे स्टैंडर्डाइज्ड वे लिखा हुआ है, ठीक है। द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ HTTP, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? ये एक प्रोटोकॉल है जो कि अलाउ करता है वेब सर्वर ब्राउजर को एक्सचेंज डेटा ओवर द वेब। तो यहाँ बता दिया है, एक प्रोटोकॉल है जो कहीं ना कहीं सर्वर को और ब्राउजर को डेटा एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। ब्राउजर क्या हुआ? क्लाइंट साइड हुआ। सर्वर क्या हुआ? सर्वर साइड हुआ, ठीक है। इट इज ए रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल। ये जो प्रोटोकॉल है, अगर HTTP प्रोटोकॉल आप बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स बोलने में भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब इसको आप रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल भी कह सकते हैं, क्योंकि ले दे के रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का खेला है सारा। इट यूजेस द रिलायबल TCP कनेक्शन बाय डिफॉल्ट ऑन TCP पोर्ट 80, ठीक है। It is a stateless, means each request is considered as a new request. In other words, server doesn't recognize the user by default. हर बार जो एक रिक्वेस्ट जाता है वो एक नया रिक्वेस्ट होता है। वो एक स्टेटलेस कंडीशन होता है, जहां पे आपका जब भी एक रिक्वेस्ट जाएगा उसको एक नया यूजर जैसा ट्रीट करेगा, ठीक है। एक नया यूजर जैसा ट्रीट करेगा, जिसमें कहीं ना कहीं स्टेटलेस होता है। इसीलिए कहीं ना कहीं हम लोग वो एक्चुअली कैसे वेरीफाई कर पाता है कि यूजर पहले से आया हुआ है। मान लिया आप लॉगिन पेज बनाए हुए हो, तो जो सर्वर होता है वो तो हमारा एक स्टेटलेस कंडीशन में है। वो डेटाबेस से जाके पहले कम्युनिकेट करता है, बात करता है कि जो ये आपका फ्रंट एंड से डेटा आ रहा है ये एक वैलिड डेटा है कि नहीं, वो सारा बात होता है। फिर वो पता कर पाता है कि अच्छा ये पहले से है। लेकिन जो रिक्वेस्ट हमेशा जाता है वो एक नया रिक्वेस्ट होता है, ठीक है। तो ये हम लोग कैसे स्टेटलेस का प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, इस पर तो पूरा टॉपिक ही है, ठीक है। वो सारा हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, उसका टेंशन वाला बात नहीं है। द बेसिक फीचर्स ऑफ HTTP। फीचर्स क्या क्या मिल रहा है यहाँ? There are three fundamental features that make HTTP simple and powerful protocol used for communication. ठीक है, मतलब यहाँ समझ में आ रहा है कि और भी प्रोटोकॉल रहे होंगे, बट HTTP प्रोटोकॉल को ही हम लोग यूज क्यों कर रहे हैं और इसको एक सिंपल और एक पावरफुल प्रोटोकॉल क्यों कह रहे हैं, वो जानने को मिलेगा। HTTP is media independent. It is specified that any type of media content can be sent by HTTP as long as both server and the client can handle the data content. देख क्या लिखा है, मीडिया इंडिपेंडेंट है। कोई भी टाइप ऑफ मीडिया कंटेंट कैन बी सेंट बाय HTTP as long as both the server and client can handle the data content, ठीक है। कोई भी आप यहाँ पे मीडिया कंटेंट सेंड कर सकते हो, बस यहाँ पे जो आपका सर्वर और क्लाइंट है वो उस डेटा कंटेंट को हैंडल कर सकता है, ठीक है। HTTP is a connectionless. It is a connectionless approach in which HTTP client, that is a browser, initiate the HTTP request, and after request is sent to the client, disconnect from the server and wait for the response. ठीक है। जब भी ये प्रोसेस होता है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का, तो यहाँ डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है सर्वर से, क्योंकि अब आपका काम हो गया है। फिर रिस्पॉन्स का वेट किया जाता है, ठीक है। स्टेटलेस है, तो ये चीज मैं आपको बताया हूँ, ठीक है। द क्लाइंट एंड सर्वर आर अवेयर ऑफ ईच अदर ड्यूरिंग अ करेंट रिक्वेस्ट ओनली। Afterward, both of them forget each other due to the stateless nature of protocol. Neither the client nor the server can retain the information about different requests across the web page. तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं जो हमारा मीडिया है वो इंडिपेंडेंट है। जो HTTP कनेक्शन है वो कनेक्शन लेस है। कनेक्शन तब तक के लिए बैठाया गया है जब तक ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का खेला चल रहा है, ठीक है। जब ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का खेला खत्म हो जाता है तो कनेक्शन को भी कट कर दिया जाता है, ठीक है। कनेक्शन बैठता ही है जब ये आप HTTP रिक्वेस्ट भेज रहे हो, वहां से रिस्पॉन्स मिल रहा है। स्टेटलेस है, जब तक काम हुआ, मतलब हर बार एक रिक्वेस्ट भेजा जाता है तो एक न्यू रिक्वेस्ट होता है जो सर्वर को पता नहीं होता है, वो वेरीफाई करता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि जब वो काम हो गया तो फिर क्लाइंट और ब्राउजर साइड और सर्वर साइड दोनों एक दूसरे को भूल जाते हैं। यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, देखिए, द क्लाइंट और द सर्वर कैन रिटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट रिक्वेस्ट अक्रॉस द वेब पेज, ठीक है। चलिए,
तो इतना बात आपको अभी तक समझ में आया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने क्या क्या किया, एचटीपी द मीडिया इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो मीडिया इंडिपेंडेंट मास कम्युनिकेशन करना कितना आसान हो गया, ठीक है। कोई भी रिक्वेस्ट आप सेंड कर पा रहे हो, कनेक्शन लेस है, ठीक है, स्टेटलेस है। ये दोनों करने की वजह से कहीं ना कहीं एचटीटीपी प्रोटोकॉल काफी सिक्योर हो जाता है, ठीक है। काफी सिक्योर हो जाता है क्योंकि देखिए स्टेटलेस है, किसी को कुछ याद नहीं है, हर बार एक नया रिक्वेस्ट जाएगा, तो हाईली सिक्योर्ड हो गया। कनेक्शन लेस है, जब तक आपका काम है तब तक ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स होगा। एक बार काम हो गया तो सर्वर भी डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ एचटीटीपी, द बिलो डायग्राम रिप्रेजेंट द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ वेब एप्लीकेशन डिस्पाइट where एचटीटीपी स्टैंड्स। देखिए देखिए, हाँ ये काफी अच्छा डायग्राम है। देखिए, वेब क्लाइंट, ठीक है, वेब सर्वर से एचटीटीपी प्रोटोकॉल के माध्यम से कम्युनिकेट कर पाता है, ठीक है। वेब क्लाइंट वेब सर्वर से किस वे से बात कर पा रहा है, एचटीटीपी प्रोटोकॉल के वे से बात कर पा रहा है। तो यहाँ से एचटीटीपी प्रोटोकॉल एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट सेंड करता है वेब ब्राउजर पर, वेब ब्राउजर से होते हुए सर्वर साइड स्क्रिप्ट पर जाता है, सर्वर साइड स्क्रिप्ट डेटाबेस से बात करता है, डेटाबेस प्रोसेस करने के बाद फिर सर्वर साइड पर आता है, सर्वर साइड प्रोसेस करने के बाद वेब सर्वर पर आता है, वेब सर्वर उसको थ्रो कर देता है वापस वेब क्लाइंट पर। कैसे, एचटीटीपी प्रोटोकॉल से, ठीक है। एचटीटीपी इज अ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल विच इज बेस्ड ऑन client server based architecture in which, in this protocol, web browser, search engines, etc. behave as HTTP clients and web server like servlet behave as a server। चलिए, तो इतना हम लोगों ने आज पढ़ा, ठीक है, हम लोगों ने इतना पढ़ा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने देखा, ठीक है। देखिए, तो सर्वलेट जो होता है वो एक वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने में मदद करता है। ये एक टेक्नोलॉजी है जो रोबस्ट और स्केलेबल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ जावा लैंग्वेज का इस्तेमाल हो रहा है। उससे पहले सीजीआई था, बट सीजीआई का कुछ अपना डिमेरिट था, ठीक है। सर्वलेट को आप बहुत सारे नाम से डिफाइन कर सकते हो, बस किस कंटेक्स्ट में आप कह रहे हो वो देखना जरूरी है। जैसे कि सर्वलेट एक टेक्नोलॉजी है, सर्वलेट एक एपीआई है, सर्वलेट एक इंटरफेस है, सर्वलेट एक क्लास है, सर्वलेट एक वेब कंपोनेंट है, ठीक है। वेब कंपोनेंट जो आपका होता है वो सर्वर के अंदर होता है, ठीक है। तो जो हमारा कंपोनेंट है वो सर्वर के अंदर है। ये उसका डायग्राम है। जो भी रिस्पॉन्स बनता है वो एक रन टाइम पर बनता है, ठीक है। वेब एप्लीकेशन क्या होता है वो हमने समझा। सीजीआई का डिसएडवांटेज क्या था, सीजीआई का डिसएडवांटेज ये था कि वो हर बार एक नया प्रोसेस स्टार्ट करता है जो कि बहुत ज्यादा लोड ले लेता है, ठीक है। तो इसमें इसका बहुत सारा डिसएडवांटेज है। सर्वलेट का एडवांटेज ये है कि वो थ्रेड का इस्तेमाल करता है, ठीक है। थ्रेड का इस्तेमाल करने की वजह से कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन घटता है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे मेमोरी का शेयरिंग होता है, ठीक है। शेयरिंग ऑफ मेमोरी होता है जिससे परफॉर्मेंस बढ़ता है, पोर्टेबिलिटी बढ़ता है, ठीक है। पोर्टेबिलिटी इसीलिए बढ़ता है क्योंकि जावा लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है, परफॉर्मेंस बढ़ रहा है, रोबस्ट है और सिक्योर्ड है, ठीक है। ये सर्वलेट के एडवांटेजेस हैं। तो हमने ये देखा। फिर हमने टर्मिनल एक सेकेंड, टर्मिनोलॉजी में वेबसाइट की बात की। जो हमारा वेबसाइट होता है वो स्टैटिक होता है और डायनेमिक होता है। और कहीं ना कहीं हमने एचटीटीपी प्रोटोकॉल का बारे में समझा। इट इज अ डेटा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज टू एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन द क्लाइंट। तो बेसिकली क्लाइंट और सर्वर में हम लोग कम्युनिकेशन कैसे बैठाते हैं, तो इसी प्रोटोकॉल की मदद से बैठाते हैं। प्रोटोकॉल क्या है, सेट ऑफ रूल्स है, ठीक है। और वही जो हमारा वेबसाइट है वो क्या है, वो हमारा दो तरीके का होता है, एक स्टैटिक होता है और एक डायनेमिक होता है। तो हमने ये बहुत डीप में समझा कि जो हमारा वेबसाइट होता है वो स्टैटिक क्यों होता है, और जो हमारा वेबसाइट होता है वो डायनेमिक क्यों होता है, और वहाँ डेटाबेस का इस्तेमाल क्यों हो रहा है। तो आप यहाँ से आप नोट्स बना सकते हो, ठीक है। ये सारा इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है, सब लिख सकते हो। फिर यहाँ पे आइए, ये बता सकते हो कि सर्वलेट क्या क्या है।
ठीक है, सर्वलेट क्या क्या है। फिर आप यहाँ पे आके इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। सीजीआई का एडवांटेज डिसएडवांटेज लिख सकते हो, ठीक है। फिर नीचे आइए, बस इतना सही करना है। फिर एडवांटेज ऑफ सर्वलेट लिख सकते हो, ठीक है। सर्वलेट का एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, ये सब कुछ लिख सकते हो, ठीक है। फिर हम लोग जब स्प्रिंग पढ़ेंगे ना, तो वहां पे फिर सर्वलेट का भी अपना डिसएडवांटेज है, ठीक है। सर्वलेट का अपना डिसएडवांटेज है। फिर हम लोग जब सर्वलेट को प्रैक्टिकली देखेंगे तो और बेटर वे से अंडरस्टैंडिंग होगा, ठीक है। फिर यहाँ ये देखिए, ये क्या है, वेबसाइट क्या है, तो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेज है दैट में कंटेन्स टेक्स्ट इमेज ऑडियो वीडियो, और यहाँ इसका डेफिनेशन लिख सकते हो। और इसका थोड़ा डीप नॉलेज भी ले सकते हो, यहाँ पे पूरा एकदम अच्छे से वेबसाइट के बारे में समझाया है, तो यहाँ पे आप एक बार गो थ्रू हो सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ HTTP में भी आप जाके गो थ्रू हो सकते हो। यहाँ इसका डेफिनेशन लिखा है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल फॉर कोलैबोरेटिव डिस्ट्रीब्यूटेड हाइपरमीडिया इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो यहाँ काफी खतरनाक चीज है, यहाँ पे आप इसके माध्यम से कोई भी रिक्वेस्ट के अंदर एक डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सेंड कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हो, स्केलेबल कर पा रहे हो, ठीक है। हाइपर मीडिया इंफॉर्मेशन, ठीक है, मास कम्युनिकेशन। देखिए मीडिया क्या होता है, मीडिया क्या होता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, मीडिया मीनिंग टेलीविजन रेडियो न्यूज़पेपर यूज्ड एज अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे हम लोग हाइपर मीडिया की बात कर रहे हैं, a non-linear medium of information that include graphics, audio, video, plain text, hyperlinks। तो ये सारा चीज आप HTTP के माध्यम से सेंड कर पा रहे हो, ठीक है। कितना ज्यादा यूजफुल चीज है ये, और ये प्रोटोकॉल पर हम लोग और अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। तब तक इतना आप रिवाइज कर लीजिए, फिर अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।